Hello students, in this lecture we are going to discuss CSAT 2022 previous year questions. So about myself, my name is Shashwat Chopra. I have been able to secure 150 marks in CSAT और हमने एक फुल फ्लेजेड CSAT कोर्स भी लॉन्च किया है जिसे आप हमारी वेबसाइट thelearningkey.co.in पे जाके विजिट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें हमने सब कुछ कवर किया है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एटसेट्रा. So let us start with the first question. So the first question reads, what is the value of x in the sequence 20, 10, 10, 15, 30, 75x? तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली इजी होते हैं. इनमें जो डिफिकल्टी स्टूडेंट को आती है वो ये है कि पैटर्न फाइंड आउट करने की. तो एक बार अगर आपने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया देन यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन. तो इसमें जो पैटर्न है वो हम डिस्कस करते हैं. देखिए 20, 10 दिया हुआ है तो 10/20 कितना होता है 0.5 यानी कि हाफ. फिर 10 से 10 जा रहे हैं हम तो 10/10 कितना होता है 1. फिर हम 10 से 15 जा रहे हैं तो 10 से 15 जा रहे हैं तो 15/10 कितना होता है 1.5. तो देखिए आप पैटर्न देख सकते हैं 0.5, 1, 1 से 1.5 तो इसके बाद जो है वो 2 आएगा. तो इस तरीके से पैटर्न बन रहा है. सो 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2, 2.5 और अब जो है वो 3 आएगा. तो 75 into 3 द आंसर वुड बी 225. 75 into 3 हमें करना है और आंसर आ जाएगा 225. तो दिस इज द आंसर दैट इज 225. तो आप जैसे देख सकते हैं एक बार अगर आपने पैटर्न क्रैक कर लिया सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. अब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सेकंड वाला हम देखते हैं. एन आइडेंटिटी कार्ड हैज नंबर ABCDEFG. तो टोटल इसमें जो है 7 नंबर्स हैं या 7 डिजिट्स हैं. ठीक है, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट. तो यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स हैं 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 ये डिजिट्स हैं. द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. तो देखिए ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 9 है. तो अब हमने 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था. 9 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होता है जब उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो या तो 9 हो या 9 का कोई मल्टीपल हो. तो इसमें हम सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेते हैं. 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9. तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 1 + 8 है ये 9 हो जाएगा. 2 + 7 जो है 9 होता है और 4 + 5 भी 9 होता है. सो दिस इज नथिंग बट 9 + 9 + 9 + 9 4 टाइम्स लिखा हुआ है जो कि 36 आता है. और 36 जो है वो 9 से डिविजिबल है. तो टोटल नंबर भी जो है वो 9 से डिविजिबल है. तो फर्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो एक एक करके सारी कंडीशंस देखेंगे. अब इसमें क्या बोला गया है यहाँ पे हमें कि टोटल 7 डिजिट नंबर है. तो मैं 7 ब्लैंक्स बना लेता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो टोटल ये जो है 7 ब्लैंक्स है मेरे पास में. सेकंड कंडीशन क्या बोलता है आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को जो है डिलीट कर दिया राइट से जो फर्स्ट डिजिट था और उसके बाद जो रिजल्टिंग नंबर है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. तो अब देखिए 6 से अगर नंबर डिविजिबल है इसका मतलब ये है कि नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा. यही हमने पढ़ा था 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में. तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल रहेगा. तो देखिए अगर नंबर को 2 से डिविजिबल होना है इसका मतलब ये है कि नंबर इवन होना चाहिए. अगर नंबर इवन है तो यानी कि यहाँ पे या तो 2 आएगा, 4 आएगा या 8 आएगा क्योंकि यहाँ पे जो इवन नंबर्स प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं 2, 4 और 8. ये 3 इवन नंबर्स प्रेजेंट हैं. अब 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं. अब देखिए नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है. नंबर 3 से तब डिविजिबल होता है जब उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है. यानी सम ऑफ डिजिट्स या तो 3 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल. तो इस केस में अब जो है हम एक चीज देखते हैं. अगर सपोज मैं 4 को यहां से हटा देता हूं, 4 को मैं 1 सेकंड के लिए मान लेता हूं कि यहाँ पे 4 आता. ठीक है, मुझे पता नहीं, मैं बस रैंडम गेस कर रहा हूँ कि फर्स्ट डिजिट जो है वो 4 होता. तो मैंने उसे हटा दिया. तो अब जो बाकी के डिजिट्स हैं उनका हम सम करके देखते हैं. तो 1 + 2 + 5 + 7 + 8 + 9 ये है मेरे पास में. ठीक है, तो 1 + 2 कितना होता है 3 और 5 + 7 होता है 12. तो 3 + 12 एंड 8 + 9 कितना होता है वो होता है 17. तो जब आप इसका सम करते हो 15 + 17 तो हमारे पास में आता है 32. तो 32 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है. तो सम ऑफ डिजिट्स 3 नहीं आ रहा है. तो इस केस में अगर आपको इस नंबर को 3 से डिविजिबल रखना है तो एक ही नंबर है जो आप हटा सकते हो दैट इज 9. तो अगर आप 9 को हटाते हो, 9 को हटाने के बाद भी जो है बाकी नंबर्स का अगर आप सम करते हो तो वो 3 से डिविजिबल होगा. एंड यू कैन चेक दैट ऑल्सो. तब 1 + 2 करेंगे तो 1 + 2 3 होगा. ठीक है, फिर 4 + 5 करते हैं तो मैं एक बार पूरा ही सम कर लेता हूँ रेदर देन डूइंग पार्शियल. ठीक है, तो 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8. तो आप इसका पूरा सम करेंगे यहाँ पे तो 1 + 2 कितना होता है 3, 4 + 5 कितना होता है 9
एंड 7 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास में 15। तो ये है 15 प्लस 9 प्लस 3, ये लिखा हुआ है हमारे पास में, तो ये होता है 27। 27 3 से डिविजिबल है। तो यानी फर्स्ट चीज तो मुझे पता चल गई, वो ये है कि फर्स्ट डिजिट जो है वो 9 होगा यहाँ पे, ये मुझे पहली बात पता चल गई। ठीक है, और ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं से कोई इवन नंबर होगा, तभी ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो नंबर 6 से डिविजिबल होने के लिए पहला डिजिट 9 होना चाहिए, तभी जो सम ऑफ डिजिट्स है वो जो है वो 3 से डिवाइड होएगा। ये फर्स्ट कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा हूँ। अब देखते हैं अगली कंडीशन, आफ्टर डिलीटिंग द 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। तो अब मैं सेकेंड डिजिट को भी डिलीट कर देता हूँ अगर राइट से, जैसे ये है फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। अब अगर हमने 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से पढ़ा तो हमें पता है कि 5 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होता है जब उसके एंडिंग में 5 हो या 0 हो। तो एंडिंग में आपको 5 या 0 चाहिए, तभी नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो एंडिंग में जो है वो 5 होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि ये जो थर्ड डिजिट है ये 5 है, ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, तो वो राइट से जो है 3 डिजिट्स को डिलीट कर रहा है। आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। अब अगेन 4 से डिवाइड होने के लिए जो नंबर है उसे इवन होना बहुत जरूरी है। तो या तो इसके आखिरी में 2 आएगा, 4 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अब जो है ये नंबर डिविजिबल बाय 3 रहेगा। तो इस कंडीशन को हम 2 सेकंड के लिए अभी साइड कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, तो ये 5 डिजिट्स को डिलीट कर दे रहा है राइट से, सॉरी 5 डिजिट्स को 1 2 3 4 5, इन पांचों डिजिट्स को डिलीट करने के बाद द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो अगेन जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होगा, यानी यहाँ पे वापस से कोई ना कोई इवन नंबर होगा, 2 4 8 वैसा। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये पता है कि 2 4 8 यहाँ है और यहाँ है, ये 3 जगह हैं और यहीं पे 2 4 8 आ सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, 3 पोजीशंस है। तो अब कौन कौन से नंबर बच गए, अब जो नंबर बच गए वो हैं 1 और 7। तो या तो 1 और 7 यहाँ आएंगे या तो 1 और 7 यहाँ आएंगे। अब ये जो कंडीशन है हमारे पास में, फोर्थ डिजिट की जो कंडीशन है, अगर हम उसे एक्सप्लोर करते हैं वापस से, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो फोर्थ डिजिट है उसके लिए क्या बोला है, ध्यान से पढ़ते हैं। आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, द ओरिजिनल नंबर रिजल्टिंग इज डिविजिबल बाय 4। यानी ये नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 3 डिजिट को डिलीट कर देता हूं उसके बाद जो नंबर बच रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस केस में देखिए या तो यहाँ 1 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। तो अब हम अगर यहाँ पे 14 लेता हूं मैं, या 18 लेता हूं, या 74 लेता हूं, या फिर मैं 78 लेता हूं, तो ये चारों नंबर ही 4 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। 14 74 18 78, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे, तभी ये जो नंबर है ये जो है 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 72 और 12 दोनों जो है 2 से डिविजिबल है। अगर आप 72 भी लें तो भी ये 2 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल है, और अगर आप 12 लें तो भी ये 4 से डिविजिबल है। तो अगर यहाँ पे 2 आएगा तभी ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, तो अब जो है हमने काफी कुछ क्रैक कर लिया है नंबर के बारे में। यानी ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा, या तो यहाँ पे 1 होगा 7 होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 तो हो नहीं सकता, 4 और 8 4 और 8, तो ये कुछ ऐसा नंबर है हमें दिख रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो अब यहाँ पे मिडिल 3 डिजिट्स के बारे में पूछा है, तो मिडिल 3 डिजिट्स ये 3 है। अब इनका पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है सम का, ये पूछा गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं पता पर पॉसिबल क्या हो सकता है पूछा गया। तो देखिए 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, या तो 1 + 2 + 5, या तो जो है सेकेंड पॉसिबिलिटी है 7 + 2 + 5। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। 1 + 2 + 5 कितना हो गया 8, और 7 + 2 + 5 कितना हो गया 9 + 5, तो 9 + 5 इज 14। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। तो आंसर में ए होगा, क्योंकि 14 दिया नहीं है कहीं पे भी, तो आंसर जो है ये हो जाएगा, क्योंकि ये या तो 1 हो सकता है या तो ये 7 हो सकता है। तो 7 वाला पॉसिबिलिटी दिया नहीं है, सो द आंसर वुड बी 1 + 2 + 5, ठीक है, जो कि 8 होगा। सो आई होप दिस क्लियर, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट अ वेरी गुड वन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2 फ्रेंड्स X एंड Y स्टार्ट रनिंग टुगेदर, दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर। तो 50 मीटर के लिए रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, एंड देन रीच अ पॉइंट X। यहाँ से राइट टर्न ले लेते हैं और 60 मीटर जाता है, ये यहाँ से राइट टर्न लेके 60 मीटर चला गया। ठीक है, और जो Y है वो लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर चला जाता है, ये 40 मीटर चला गया। X टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर, तो अब ये लेफ्ट टर्न लेके 50 मीटर जा रहा है। तो आप बस ऐसे डायग्राम बनाते जाइए, काफी इजी रहते हैं ये वाले क्वेश्चन। एंड Y टर्न्स राइट, और ये राइट टर्न ले लेता है और ये 50 मीटर जाएगा।
ठीक है, तो अब इनके बीच का फाइनल डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल है, ये 40 मीटर हो गया और ये 60 मीटर हो गया, तो ये 40 + 60 तो 100 मीटर हो जाएगा। द आंसर वुड बी 100 मीटर, क्योंकि यही डिस्टेंस होगा यहाँ पे इनके बीच। ठीक है, तो ये जो इनिशियल आपका 60 हो गया और ये जो 40, इनको ऐड करना है आपको। आप डायग्राम बनाएंगे काफी इजीली आपको समझ आ जाएगा। So now let us move to next question. So next question is of calendars. Okay, so very easy question अगर हमें लॉजिक पता है, तरीका पता है तो। Which date of June 2099 among the following is Sunday? तो ये पूछा गया है कि जून में 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून इनमें से कौन सा जो है वो संडे होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसे करने का तरीका जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो ये है कि आप पहले 2098 जो ईयर है वहां तक कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप 1 जनवरी से लेके 31 मई जो 2099 का है वहां तक आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसे आप दो हिस्से में बांट लीजिए, 2098 और जो है 2099 में 1 जनवरी से लेके 31 मई तक। ओके, तो पहले हम 2098 में कितने ऑड डेज हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2098 में कितने ऑड डेज हैं, तो देखिए 2098 में आप लिख सकते हैं 2000 + 98। अब 2000 में तो 0 ऑड डेज हो जाएंगे, अब 98 बचा। तो 98 में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो 98 ईयर्स में 98 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस जो लीप ईयर्स होंगे उनमें 2 बार ऑड डेज आते हैं, तो 98/4, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाएगी, 2 एंड 16 24 आ जाएगी, एंड ये जो है ये 98 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास में वो आ जाती है 2 एंड दिस इज 122। तो 122, तो 2098 में 122 ऑड डेज होंगे, तो मैं ये सब रब कर लेता हूं, तो ये 122 ऑड डेज हो गए। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि लीप ईयर के लिए हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लीप ईयर्स में हम क्या करते हैं कि ये कर लेते हैं 98/4 कर लेंगे सीधा सीधा, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे ताकि जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए हमारे पास में। ओके, तो अब हम जो है इस वाले सेक्शन को देखते हैं, 1 जनवरी से लेके 31 मई तक, यहाँ पे कितने ऑड डेज होंगे। तब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो अब देखिए ये जो है लीप ईयर नहीं है, 2099 लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में 28 डेज होंगे, तो 0 ऑड डेज हो जाएंगे। जनवरी में 3 ऑड डे, मार्च में 3 ऑड डे, अप्रैल में 2, मई में 3। तो नंबर ऑफ ऑड डेज आप अगर कैलकुलेट करते हो तो 3 + 3 + 3 9, 9 + 2 जो है वो 11 होता है, तो 11 ऑड डेज। तो पहले 122 ऑड डेज थे, अब 11 ऑड डेज हो गए। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आता है 133। तो 133 को आप जब 7 से डिवाइड करते हो, तो 133 को जब 7 से, तो ये 1919 × 7 + 0 आ जाता है। क्वोशंट जो है वो 0 आएगा, क्वोशंट 0 आएगा। तो 133 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 133 इज इक्विवेलेंट टू 0 ऑड डेज, क्योंकि 133 को जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास में एक भी ऑड डे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 0 ऑड डेज हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो 31 मई है, 31 मई वो वहां पे 0 ऑड डेज है, वो खुद एक संडे है। तो नेक्स्ट संडे कब आएगा, अगर 31 मई खुद एक संडे, तो नेक्स्ट संडे कब आएगा, नेक्स्ट संडे 7 दिन बाद आएगा। 7 दिन बाद आएगा यानी कि 7th को आएगा। तो 7th of June 2099 इज अ संडे। तो हमें इसका लॉजिक पता होना चाहिए कैसे करते हैं, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। तो ये जो है ये थोड़ा लॉजिक का है। ठीक है, 1840 रुपीज है, आपको रुपीज 1840 पे करना है, और जो डिनोमिनेशंस हैं वो 50, 20 और 10 की है। तो 50 रुपीज की नोट्स हैं, 20 रुपीज की नोट्स हैं और 10 रुपीज की नोट्स हैं, इनमें आप पे कर सकते हो इन डिनोमिनेशंस में। टोटल 50 नोट्स हैं आपके पास में, टोटल 50 नोट्स हैं, तो मतलब 50 नोट्स से ज्यादा नोट्स से आप पे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 51 नोट्स, 52 नोट्स, ऐसा नहीं, 50 नोट्स है टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, और हमें इन 3 कंडीशन में कौन से नॉट करेक्ट है वो देखना है। पहला कंडीशन है अगर आप 25 नोट्स यूज कर रहे हो 50 रुपीज की, तो अगर आप 25 नोट्स यूज कर रहे हो 50 रुपीज की, तो आपके पास में 1250 रुपीज हैं। तो बची हुई कितनी नोट्स हैं, 25 नोट्स आपने यूज कर ली, टोटल नोट्स 50 थी, तो बची हुई नोट्स कितनी हो जाती हैं, 25 हो जाती है, क्योंकि 25 पहले थी, 50 टोटल आप यूज कर सकते हो, तो बाद में कितनी बचेंगी, 25। तो अब अगर ये 25 नोट्स आप सारी 20 रुपीज की भी ले लेते हो, मान लीजिए बाकी की बची हुई 25 नोट्स अगर 20 रुपीज की हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज की है, तो भी इनका सम कितना आएगा, 500। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे टोटल वैल्यू आएगी 1750। तो ये 1840 आप नहीं पे कर सकते। आप अगर 25-50 रुपीज की नोट्स भी ले रहे हो तो भी इस कॉम्बिनेशन से आप 1750 रुपीज पे नहीं कर सकते हैं।
सॉरी 1840 पे नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप 1750 पे कर सकते हो। तो अगर आप 25-50 रुपीज की नोट्स भी ले रहे हो तो मैक्सिमम यू कैन पे इज 1750 नॉट 1840। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वैसे ही हमें सेकेंड स्टेटमेंट भी देखना है कि अगर मैं 35-20 रुपीज की नोट्स ले रहा हूँ, तो अगर मैं 35-20 रुपीज की नोट्स ले रहा हूँ तो 35 इंटू 20 कितना हो गया 700, और बाकी जो है मेरे पास 15 नोट्स बचेंगी, क्योंकि टोटल 50 नोट्स हैं, उनमें से मैं 35 ले लिया तो मेरे पास कितनी बची 15 नोट्स बचेंगी। तो ये 15 नोट्स को अगर मैं 50 रुपीज की भी ले लेता हूँ 15 इंटू 50, तो भी मेरे पास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 750 आएगा, और इसका अगर मैं सम भी करता हूँ तो ये 1450 इतना आएगा। तो ये अगेन 1450 जो है वो छोटा है 1840 से, तो इसका भी जो ये स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं फिर से। ओके, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि 20 नोट्स ऑफ 10 आर यूज, तो 10 रुपीज की 20 नोट्स यूज कर रहे हो आप, तो 20 इंटू 10 कर रहे हो आप तो 200 हो जाएगा। अब टोटल नोट्स कितनी आपके पास में 50, पर उनमें से 20 आपने यूज कर ली, तो टोटल नोट्स कितनी बची 30। तो मान लीजिए पूरी 30 नोट्स जो है आप जो है 50 रुपीज की यूज कर रहे हो, तो कितना हो गया आपके पास में 1500, ये टोटल 1500 हो गया। तो इसका अगर आप सम करते हो तो 1700। तो मैक्सिमम सम जो आप पे कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन में वो कितना है 1700, बट आपको पे कितना करना है 1840। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, 1840। तो ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट। तो इसमें आपको थोड़ा लॉजिक यूज करना है कि जो दिया हुआ है उससे फिर आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी पे कर सकते हो। तो अगर वो मैक्सिमम वैल्यू 1840 से ज्यादा है तो वो पॉसिबल है, बट अगर 1840 से कम है तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज मान लीजिए मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 1900 आ जाती तो पॉसिबल है कि मैं 1840 पे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1900 पे कर सकता हूँ तो 1900 से कम तो मैं पे कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज अगर आप एक 10,000 का फोन ले सकते हैं तो आप एक 8,000 वाला फोन ले सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप एक 8,000 वाला फोन लेने जा रहे हैं तो आप 10,000 वाला फोन अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका बजट ही 8,000 है। तो यही आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ठीक है, कि 1840 से अगर ज्यादा है तो आप पे कर सकते हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम कितना आप पे कर सकते हो वो निकालना है। और अगर वो मैक्सिमम पे, ठीक है, अगर आपका एक सेकेंड लेट मी जस्ट गो डाउन, तो अगर आपका जो मैक्स वैल्यू है, ये मैक्स वैल्यू ये अगर आपका 1840 से ज्यादा आ रहा है देन यू कैन पे, या इससे इक्वल आ रहा है देन यू कैन पे। बट अगर इससे कम आ रहा है आपका जो मैक्स वैल्यू, अगर इससे कम आ रहा है, यहाँ पे हो आप, आपका जो मैक्स वैल्यू है इससे कम आ रहा है, देन यू कैन नॉट पे दिस सम ऑफ 1840। तो इसी चीज का हमें ध्यान रखना है, इस लॉजिक का ध्यान रखना है। So with this, let us close this lecture. Thank you very much.